जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सब के चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास एक प्यारे से कोट के साथ कि उम्र थका नहीं सकती, कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो दोस्तों इसका तात्पर्य यही है कि आपको लाइफ में कितनी ठोकरें लगी हैं, आप कितनी बार गिरे हैं, ये मैटर नहीं करता। अगर आप में जिद है, अगर आप में जिद है अपनी सक्सेस को अचीव करने की, अपने लक्ष्य को पाने की, तो आप दोस्तों 100% अपने लक्ष्य को जरूर अचीव करेंगे। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए दोस्तों जरूरी है एक जिद्दी मन। क्या? एक जिद्दी मन। आपको अपने लक्ष्य के प्रति दोस्तों क्या होना पड़ेगा? जिद्दी होना पड़ेगा। अगर आप में वो जिद है तो आप किसी भी लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस कोड को आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। आपको दोस्तों लाइफ में कितनी ठोकरें लगी हैं, इसका मेन तो ठोकरों से ही रिलेटेड है कि हमें लाइफ में कितनी ठोकरें लगी होती है ये मैटर नहीं करता है। उससे दोस्तों मेरा तो मानना यही है, जितनी आपको लाइफ में ठोकरें लगती है उतने ही ज्यादा आप स्ट्रोंग बनते हैं, उतनी ही ज्यादा आप निखर के आते हैं। बस आपको दोस्तों क्या होना है, अपने एम के प्रति जिद्दी होना पड़ेगा। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपको अपना 100%, आपको अपना 100% जो फोकस होता है वो अगर आप पढ़ाई पे करेंगे, और अगर आपका एक जिद्दी मन है, एक जिद्दी दिल है आपका कि आपको ये करना है तो करना ही है, तो आपको दोस्तों अपने लक्ष्य के प्रति जिद्दी होना है और अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द अचीव करना है। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन कोट के साथ कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी जीएस सेकंड की क्लास। इससे पहले दोस्तों मैं ऑलरेडी 46 लेक्चर करंट अफेयर के अपने ही चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर डाल चुकी हूँ। ईपीएस बाय प्रीति सिंह चैनल का नाम दोस्तों इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त मेरे साथ ऐसे जुड़े हैं जिन्हें चैनल का नाम ही नहीं पता। वो बोलते हैं कि मैम आप पढ़ाते भी हैं, आपका कौन सा चैनल है, आपके अपने चैनल का नाम बता दो। तो दोस्तों इसीलिए थोड़ा सा मुझे स्टार्टिंग में बताना पड़ता है कि मेरे चैनल का नाम ये है। और दोस्तों करंट अफेयर के 46 लेक्चर मैं करा चुकी हूँ। और जैसे कोई करंट अफेयर के देख लेता है तो उन्हें ये नहीं पता होता कि भाई मैडम जीएस भी पढ़ाती है। तो दोस्तों मैं जीएस सेकंड भी आपको पढ़ा रही हूँ, जो कि है अपना भारतीय राज्य व्यवस्था। उसके दोस्तों अपने 35 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप वो क्लासेस भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि थोड़ा आप कोऑपरेट करिएगा जो मेरे साथ पुराने स्टूडेंट जुड़े हैं। दोस्तों क्या होते हैं ना, जैसे नया चैनल कोई होता है और नए टीचर पढ़ाते हैं, अब सभी को मेरे पढ़ाने का मेथड बहुत ही अच्छा लग रहा है, उन्हें समझ में आ रहा है, तो वो मेरे चैनल को पूछते हैं। मैं जितना कमेंट्स में होता है जवाब दे देती हूँ, लेकिन अगर मैं चैनल पे बता देती हूँ तो वो फिर वो क्लासेस भी देख सकते हैं। तो आप सभी को वो क्लासेस मेरे चैनल ईपीएस पर ही मिल जाएगी। और कहाँ पर मिलेगी दोस्तों, आपको भटकने की ऐसे जरूरत नहीं है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो आपको क्लासेस मिल जाएगी। आपको सारी क्लासेस देखनी है और अपनी ये तैयारी को आगे बढ़ाते जाना है। जिसका भी जो दोस्तों जो भी टारगेट है, चाहे आप एसएससी, जैसे एसएससी जीडी के फॉर्म निकले हुए हैं, एसएससी जीडी के लिए भी ये क्लासेस आपको हेल्प करेंगी। और अपना जो अभी एसएससी के सीएचएसएल के एग्जाम्स होने वाले फॉर्म निकले हुए हैं ना, तो आप उनके लिए भी ये क्लासेस देख सकते हैं। क्योंकि करंट अफेयर तो दोस्तों मैं ऐसे कवर करा रही हूँ, वो ना सिर्फ अपने स्टेट लेवल को पीसीएस को कवर करेंगे, जितने भी स्टेट लेवल के पीसीएस है, बल्कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर सभी को हेल्प करेगी। और जीएस सेकंड भी दोस्तों, जीएस सेकंड को भी मैं ऐसे मैंने डिजाइन की है वो कक्षाएं कि अगर मैं संसद करा रही हूँ तो उसका बेसिक से लेके एडवांस तक आपको अच्छे से समझा रही हूँ, और फिर मैं उसके क्वेश्चंस भी आपको साथ साथ सॉल्व कराते हुए चल रही हूँ। तो आप मेरी सारी क्लासेस देख सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट परेशान हो रहे थे कि मैम हमें क्लासेस नहीं मिल रही, आप मतलब इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, हमें एक क्लास मिल रही है और नहीं मिल रही। तो इसलिए थोड़ा मैं बता देती हूँ कि पता नहीं होता ना बहुत से बच्चों को कि प्ले लिस्ट क्या होती है या प्ले लिस्ट कैसे मिलेगी, तो इसलिए मैं बता देती हूँ। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ, और कल तो था संडे, सभी ने रिविजन कर लिया होगा। तो दोस्तों संडे मैं कोई क्लास नहीं लेती हूँ, लेने को मैं ले सकती हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ दोस्तों, मेरा मानना यही है, मेरे एग्जाम्स क्रैक करने की रणनीति यही होती है कि आप मंडे टू सैटरडे अच्छे से पढ़ाई करें। जितना भी आप पढ़ते हैं संडे को सबको दोस्तों रिवीजन करना है। जितना भी आपने पढ़ा है अपना लेके बैठ जाओ, उसे सभी को रिवाइज करना है संडे को, देन मंडे से अपना नया स्टार्ट करना है। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं। आज दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, तो इनको सबको अच्छे से समझना है। दोस्तों पहला ही क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे, क्या है दोस्तों क्वेश्चन, कि किस राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे मतलब बीपीएल,
बीपीएल बीपीएल फैमिली के लिए रसोई गैस सिलेंडर को 500 रुपये में उपलब्ध कराने की घोषणा की है। दोस्तों दोबारा सुनिएगा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे, जो बीपीएल फैमिली होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल का मतलब क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, गरीबी रेखा से नीचे के लिए रसोई गैस सिलेंडर, जो रसोई का गैस सिलेंडर होता है ना, उसको 500 रुपये में उपलब्ध कराएगी। तो ये कौन सी सरकार, कौन सी राज्य सरकार कराएगी? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये कराएगी राजस्थान सरकार। कौन कराएगी? राजस्थान सरकार। अब दोस्तों राजस्थान कहाँ पर है, आप सभी को मैं मैप के थ्रू समझा देती हूँ, हमेशा बताती हूँ ऐसे। राजस्थान है अपना, ये इधर है अपना ये राजस्थान। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने ये योजना शुरू की है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों राजस्थान के बारे में और जानकारी आपको बता देती हूँ। राजस्थान की दोस्तों सभी को पता होगी राजधानी क्या है। दोस्तों राजस्थान की राजधानी अगर मैं बात करूँ तो राजधानी है जयपुर। क्या है दोस्तों? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। क्या है दोस्तों? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और दोस्तों यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत। कौन है दोस्तों? सीएम है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। अशोक, रुको एक मिनट, मैप से तो बता ही दिया, वैसे तो सभी को पता होगा राजस्थान का है। जब भी राजस्थान की बात होती है तो मैं मैप के, कोई भी स्टेट होता है दोस्तों, जैसे हम राजस्थान की बात कर रहे हैं या गोवा की बात कर रहे हैं या एमपी की बात कर रहे हैं, तो मैं मैप के थ्रू समझा देती हूँ। तो अब तो सभी को याद हो गया होगा राजस्थान का, इसलिए मैंने रफ कर दिया, क्योंकि दोस्तों मेरे को और चीजें भी समझानी है आपको। अगर कैपिटल पूछे तो आपको जयपुर लगाना है, अगर सीएम पूछे तो अशोक गहलोत। कौन दोस्तों? अशोक गहलोत यहाँ के सीएम है। अगर दोस्तों गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। कौन है दोस्तों? कलराज मिश्र। ये आपको ध्यान में रखना है, कलराज मिश्र। दोस्तों जैसे आरएस का एग्जाम होता है ना, राजस्थान पीसीएस का, तो वहां पर जैसे हम कोई भी स्टेट का एग्जाम देते हैं ना, तो वहां की आपको बेसिक से लेके एडवांस नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे ये आरएस के एग्जाम में, आरएस में दोस्तों अगर आप आरएस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर तो स्टेट के बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान जो स्टेट का पेपर होता है वहां पर 50% तो वहां के स्टेट का ही पूछते हैं। तो इसलिए आपको जैसे राजस्थान, कोई जो मेरे स्टूडेंट जुड़े हैं वो आरएस के भी जुड़े हैं, तो जैसे राजस्थान के बारे में कोई भी जानकारी हमें मिलेगी ना, तो हम साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। जैसे बिहार के बारे में मिलती है तो हम बिहार का कवर करते हुए चलते हैं, वो बीपीएससी के लिए हो जाता है। और अपना उत्तर प्रदेश के बारे में कोई जानकारी मिलती है, बेसिक तो मैंने बता ही दिया कि भाई वहाँ की राजधानी क्या है, सीएम, गवर्नर, ये सब तो मैं आपको कराते हुए चलती हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि राजस्थान के गवर्नर कौन है, राजस्थान के सीएम कौन है। और राजस्थान की कैपिटल से तो नहीं पूछते हैं, कैपिटल तो ऑलमोस्ट दोस्तों सभी को पता होती है, लेकिन गवर्नर और सीएम से क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो भी मुझे जानकारी मिलेगी अगली क्लास में वो मैं साथ साथ देते हुए चलूंगी। तो ऐसे हम जितने भी स्टेट लेवल के दोस्तों एग्जाम्स हैं उनको कवर करते हुए चल रहे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जैसे कोई क्वेश्चन बनता है करंट में, तो उसका हम बेसिक से लेके एडवांस भी साथ साथ कवर करते हुए चलते हैं। दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि अगर कोई भी ऐसा स्टेट मिलता है तो पहले मैं आपको उसको मैप के थ्रू समझा देती हूँ, और उसके बारे में जो भी जानकारी मुझे लगता है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो मैं वो भी साथ साथ कराते हुए चलती हूँ। तो अगर आ जाए दोस्तों, किस राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे, मतलब बीपीएल से नीचे फैमिली जो होती है उनके परिवार को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है, तो आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है राजस्थान। वैसे तो आप सभी को पता है गैस सिलेंडर काफ़ी महंगा है, लेकिन जो बीपीएल फैमिली है उनके लिए बहुत ही अच्छी योजना है ये दोस्तों, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अब, लेकिन उनको अब क्या 500 रुपये में अपना जो राजस्थान गवर्नमेंट है ये गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। अब राजस्थान का मैंने बता दिया कहाँ पर स्थित है, और दोस्तों यहाँ की राजधानी बता दी है, यहाँ की राजधानी है जयपुर। अगर यहाँ के सीएम की बात करें तो अशोक गहलोत, और अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राष्ट्रीय किसान दिवस। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों आपको 3-4 ऑप्शन में देंगे, 23 दिसंबर, 22 दिसंबर, 25 दिसंबर, ऐसे करके आपको क्या लगाना है। अगर आ जाए राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है तो आपको लगाना है दोस्तों 23 दिसंबर।
कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है डिजिटल इंडिया अवार्ड सन 2022 किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता है स्मार्ट सिटीज मिशन ने। किसने जीता है? स्मार्ट सिटीज मिशन ने। दोस्तों जहाँ पर हमें स्पीड में चलने की जरूरत होती है, देखो जहाँ पर एक बार पढ़ के, करंट में तो देखो ऐसे ही है, अगर आपको एक दो बार पढ़ के चीज़ें याद हो रही है तो वहाँ पर मैं स्पीड में अपनी रफ्तार कर लेती हूँ, लेकिन जहाँ पर मुझे लगता है कि भाई बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, बच्चों के माइंड में बैठाने की ज़रूरत है, या मैप के थ्रू उन्हें कुछ समझाने की ज़रूरत है, या इसके बारे में कुछ मुझे और जानकारी देनी चाहिए दोस्तों, वहाँ पर मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ और अच्छे से आपको समझा देती हूँ कि वहाँ से क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। लेकिन जो फैक्चुअल चीज़ें है, जो एक दो बार पढ़ के आपको याद हो जाएंगी, या जैसे आप पहले, मैं हमेशा बोलती हूँ आप मेरी वीडियो को नॉर्मल स्पीड पे देखें, देन जब आप रिवीजन करते हैं, संडे में कोई क्लास नहीं लेती हूँ, तो आप मेरी जितनी भी वीडियोज़ हो जाती हैं, जैसे 46 हो गई, कल तक 46 हो गई थी ना, तो आपको क्या करना है, उनको स्पीड पे देख ले, क्योंकि नॉर्मल पे तो आपने देख रखी है। और नोट्स भी दोस्तों मैं हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ, जो चीज़ आपको मेरी वीडियो में देख के याद हो जाती है, आपने पहले से पढ़ी होती है, आप मेरी वीडियो देखते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलते होंगे ना, आप सेल्फ स्टडी भी करते होंगे, तो आपको याद हो जाता होगा कि भाई ये तो पढ़ रखा है, तो वो तो आपके माइंड में बैठा ही हुआ है। लेकिन जो आपको याद नहीं है, आपको वो चीज़ नोट कर लेनी है और संडे को उसको रिवीजन करना है। अगर आप नोट नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड कर रही देती हूँ आपको, उनको प्रिंट में निकलवा लेना है। और अगर वो भी नहीं करना है, प्रिंट में नहीं निकलवाना है, तो क्या करें, अपना संडे को एक कोना पकड़े, घर का सबसे शांत कोना, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, एकदम शांत कोना पकड़ ले, कानों में लीड लगा ले, अपने फ़ोन को सामने रखे और 1.5 पे या 2 पे, 2 एक्सेल की स्पीड पे, 2 पॉइंट की स्पीड पे आपको क्या करना है, मतलब वीडियो को देखेंगे ना तो चीज़ें वैसे ही याद हो जाती है, एक दो बार रिवीजन करेंगे ना वीडियो से, बैठना शुरू हो जाते हैं, करंट ऐसे ही याद हो जाता है, इतना भार लेने की ज़रूरत नहीं है, रिपीट होती हैं चीज़ें। जैसे कई स्टेट का तो हम ऐसे है ना, बार बार मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ, तो वीडियो से देखेंगे वैसे भी याद हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्पीड में चलने की ज़रूरत होती है ना, तो वो नहीं है ना कि खींचनी है वीडियो कि भाई बच्चों का टाइम मैं जाया करूँ, मैं नहीं चाहती दोस्तों मेरे स्टूडेंट का एक भी मिनट जाया हो, तो मैं ऐसे कोशिश करती हूँ कि इसको जल्दी से, अगर बच्चे बार बार वीडियो देखेंगे तो वैसे याद हो जाएगा, जहाँ पर समझाने की जरूरत होती है डिटेल में कर लेते हैं। अब देखो इसमें कुछ ऐसा नहीं था, अगर आ जाए राष्ट्रीय किसान दिवस तो इसमें क्या समझाओ, राष्ट्रीय किसान दिवस तो डायरेक्ट आएगा 23 दिसंबर, 22 दिसंबर, 24 दिसंबर, तो आपको लगाना है, अगर आ जाए राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है तो आपको लगाना है 23 दिसंबर। और अगर आ जाए ये डिजिटल इंडिया अवार्ड सन 2022 किसने जीता, तो आप सीधा सा लगा देंगे कि भाई स्मार्ट सिटीज मिशन ने जीता। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है उत्तर कोरिया ने। किसने लॉन्च किया है दोस्तों? ये किया है उत्तर कोरिया ने। क्या लॉन्च किया है? देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है, तो आपको लगाना है उत्तर कोरिया। जासूसी उपग्रह आए ना, तो आपको लगाना है उत्तर कोरिया। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किस पड़ोसी देश ने ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसने विश्वविद्यालय में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? किस पड़ोसी देश ने, हमारा ऐसा, भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसने विश्वविद्यालय में कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है किस देश ने विश्वविद्यालय में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया कि विश्वविद्यालय में महिला नहीं पढ़ सकती हैं, तो प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये लगाया है दोस्तों अफगानिस्तान ने। किसने? अफगानिस्तान ने। ये आपको ध्यान में रखना है, किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्टेट लेवल पीसीएस में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों बात हो रही है महिलाओं की और इनके विश्वविद्यालय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के किस पड़ोसी देश ने ऐसा किया है? तो आपको लगाना है, ऐसे देंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, 3-4 ऑप्शन में देंगे, तो आपको क्या लगाना है दोस्तों? आपको लगाना है अफगानिस्तान। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य है, किस राज्य का मोढेरा सूर्य मंदिर, नाम क्या याद रखना है आपको? मोढेरा सूर्य मंदिर को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो दोस्तों ये गुजरात
गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर है जिसे यूनेस्को ने अस्थायी सूची में शामिल किया है। ये दोस्तों यूनेस्को जो भी अपनी सूची में शामिल करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन स्टेट लेवल और यहाँ तक कि यूपीएससी में भी आपको देखने को मिलता है, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी बच्चे मेरे साथ एसएससी, जीडी के, सीजीएल, सीएचएसएल के जुड़े हुए हैं, तो वो भी ये क्वेश्चंस को अच्छे से करते हुए चले दोस्तों। करंट अफेयर की आपको यहीं से करंट अफेयर मैं आपको सोर्स भी बता दूंगी एक दिन कि मैं कहाँ से करंट अफेयर तैयार करती हूँ, या आप कहाँ से करंट अफेयर अपने से भी पढ़े। देखो वीडियो से क्या हो जाता है ना, वीडियो से जब हम चीज़ों को सुनते हैं ना, या कोई टीचर का हमें पढ़ाने का मेथड अच्छा लगता है, तो हमारी चीज़ें ना माइंड में बैठ जाती है। एक बार आप अगर किताब से पढ़ेंगे ना तो आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप वीडियो से सुन लेते हैं ना, समझ लेते हैं, तो आप नहीं भूलते हैं, लॉन्ग टर्म तक उसे याद कर पाते हैं। तो यही फायदा होता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको सेल्फ स्टडी नहीं करनी दोस्तों, आपको किताबों से भी पूरा लगाव रखना है, किताबों से भी अपनी सेल्फ स्टडी अच्छे से करनी है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आ जाए हाल ही में किस राज्य का मोढेरा सूर्य मंदिर को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है गुजरात के दोस्तों। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। अगर ऐसे आ जाए कि कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय बनाया जा रहा है, ऐसे दे दें आपको, गुजरात में बनाया जा रहा है, एमपी में बनाया जा रहा है, राजस्थान में बनाया जा रहा है, या फिर गुजरात में बनाया जा रहा है। तो आपको क्या लगाना है, अगर आ जाए विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो आपको लगाना है कि भाई गुजरात में बनाया जा रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत में मानवयुक्त गगनयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। आप सभी को पता है, जो अपने स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर मैं आपको हमेशा ये बताते हुए चलती हूँ कि भाई 35 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। वो कैसे आते हैं, 20-25 तो डायरेक्ट आएंगे जो करंट के होंगे, लेकिन मैं 40 संख्या क्यों बोलती हूँ दोस्तों, 35 से 40 संख्या इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो अपने साइंस टेक होता है, इन्वायरमेंट होता है, कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं, कुछ इकोनॉमी के, दोस्तों ये करंट से रिलेट करके ही अपने जो एग्जाम होते हैं स्टेट पीसीएस में वहाँ पर पूछते हैं। तो अब जैसे ये क्वेश्चन हो गया कि भारत में मानव युक्त गगनयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, दोस्तों ये है क्वेश्चन साइंस एंड टेक का, लेकिन ये कहाँ से रिलेट करके पूछेंगे आपको, करंट से। तो दोस्तों मानव युक्त गगनयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, तो दोस्तों ये लॉन्च किया जाएगा सन 2024 में। अब दोस्तों इसके बारे में और जानकारी आपको देती हूँ। सन 2024 में दोस्तों इसरो के अनुसार LVM-3 क्या दोस्तों, LVM-3 क्या है दोस्तों क्वेश्चन, इसरो के अनुसार LVM-3 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। उपयोग गगनयान मिशन के लिए प्रक्षेपण यान के रूप में किया जाएगा। अगर आ जाए कि जो गगनयान मिशन है इसको लॉन्च करने के लिए कौन से उपग्रह का, कौन से जो अपना रॉकेट है इसका उपयोग किया जाएगा, तो आपको लगाना है LVM-3 रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा। अब दोस्तों अंतरिक्ष में भेजे गए और मिशन की हम बात करते हैं। ये तो गगनयान मिशन है जो भेजा जाएगा। आपको डेट से क्वेश्चन पूछेंगे कि गगनयान मिशन कब लॉन्च किया जाएगा, सन 2022 में। 22 तो निकल ही गया है, तो इसमें तो नहीं भेजेंगे। पहले ऐसे क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन अभी जो आगामी एग्जाम्स हैं उनमें नहीं बनेगा, तो ऐसे देंगे आपको। सन 2023 में भेजा जाएगा, सन 2024 में भेजा जाएगा, सन 2025 में भेजा जाएगा। तो आपको क्या लगाना है कि भाई गगनयान मिशन लॉन्च आ जाए, लॉन्च किया जाएगा या भेजा जाएगा, तो आपको लगाना है सन 2024। कब, सन 2024 में, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों रॉकेट का नाम आ जाए तो वो भी मैंने बता दिया, LVM-3 ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसके बारे में और जानकारी जानते हैं दोस्तों। अगर आ जाए कि अंतरिक्ष में भेजे गए अब तक के कितने मिशन हैं, तो दोस्तों या किस किस देश ने अंतरिक्ष में मिशन भेजे हैं, तो दोस्तों ये भेजे हैं 3 ने, यूएसए ने भेजे हैं, रूस ने भेजे हैं और चीन ने भेजे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इन तीनों देशों के पास दोस्तों मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने की क्षमता है। क्या है दोस्तों, इन तीनों देशों के पास ही मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने की क्या है दोस्तों, क्षमता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इससे अंतरिक्ष में जाने वाली, अगर आपसे पहली महिला पूछे कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी,
अंतरिक्ष में जाने वाली फर्स्ट महिला कौन थी? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है सोवियत संघ की थी दोस्तों, ये सोवियत संघ की थी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। वैलेंटीना क्या है दोस्तों? वैलेंटीना। ऐसे 3-4 ऑप्शन में देंगे, आपको ध्यान में रखना है। अगर आ जाएगी भाई अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों ये थी सोवियत संघ की थी। कौन थी? वैलेंटीना तेरेस्कोवा। वैलेंटीना तेरेस्कोवा, ये आपको नाम ध्यान में रखना है, जिन्होंने दोस्तों 16 जून 1963 को वोस्टोक 6 रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसरो के बारे में, और कि भाई इसरो क्या है। दोस्तों ये इसरो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। क्या है दोस्तों? इसरो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जैसे अपना यूएसए की अगर अंतरिक्ष एजेंसी पूछे तो यूएसए की है नासा। कई बार मिलान में करने को आ जाते हैं कि भाई किसकी है, एक तरफ एजेंसी दे देंगे, एक तरफ मतलब देश दे देते हैं, तो पूछ लेंगे ऐसे कि भाई जो इसरो है ये किसकी अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये भारत की होगी, भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। और नासा दे देंगे एक तरफ और सेकंड तरफ दे देंगे, ऐसे एक तरफ देश और एक तरफ एजेंसी, तो उसमें आपको मिलान करना होगा। जाक्सा दे देंगे कि भाई जाक्सा किसकी है, जापान की, फ्रांस की, ऐसे करके फिर आपको मिलान करना है। तो तभी तो कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि भाई इसरो किसकी अंतरिक्ष एजेंसी है, अपना नासा किसकी है, जाक्सा किसकी है। तो दोस्तों अगर इसरो की बात है तो ये इसरो जो है भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इसकी स्थापना की बात करते हैं। जो इसरो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई? दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ इसरो से, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम्स में ना सिर्फ स्टेट लेवल पीसीएस में बल्कि यूपीएससी में भी क्वेश्चन बनते हैं। उसमें दोस्तों मैं हमेशा लेवल का आपको डिफरेंस बताते हुए चल रही हूँ, उसमें लॉन्ग स्टेटमेंट आते हैं, करंट की और चीज़ें डाल देंगे यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर भी क्वेश्चन बनते हैं साइंस टैग से। तो करंट अफेयर में आप सभी को पता है यूपीएससी में भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, और स्टेट लेवल में तो आप सभी को पता है कितनी संख्या होती है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी डायरेक्ट यहाँ से, जैसे आप एसएससी की, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस वगैरह की कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन, वहाँ पर तो यही पूछ लेंगे कि भाई और ये क्वेश्चन तो ना सिर्फ जैसे स्थापना से पूछ लेंगे, और जो इसके अध्यक्ष है वो तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो इसरो के अध्यक्ष से क्वेश्चन दोस्तों, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो मैं बात क्या करूँ, स्टेट लेवल में भी दोस्तों इसरो के जो अध्यक्ष होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो फैक्चुअल आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों पहले इसरो के अध्यक्ष की ही बात कर लेते हैं जो अभी फिलहाल में है। दोस्तों इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथ। ऐसे देंगे आपको विश्वनाथन, एस सोमनाथ, तो आपको लगाना है एस सोमनाथ। बस आपको ये नाम ध्यान में रखना है कि भाई अगर इसरो के अध्यक्ष आ जाए, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो आपको लगाना है एस सोमनाथ। क्या दोस्तों? एस सोमनाथ। और दोस्तों अगर इसकी स्थापना की बात करें कि इसरो की स्थापना कब हुई है, तो दोस्तों आपको लगाना है 15 अगस्त 1969। कब हुई? 15 अगस्त 1969 को दोस्तों आपको बैठा लेना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जो मैं इसरो के बारे में जानकारी दे रही हूँ आपको दोस्तों, किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखो मैं करंट का भी आपको साथ साथ कराते हुए चलती हूँ, और उसके बारे में जो भी मुझे स्टैटिक, जहाँ से भी मुझे लगता है कि भाई यहाँ से पूछ सकते हैं, वहाँ से भी मैं क्वेश्चन करा देती हूँ आपको। तो हम करंट के साथ अपने स्टैटिक भी साथ साथ कवर करते हुए चल रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ के मुख्यालय की बात करें कि भाई इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। कहाँ पर दोस्तों? इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। अब 3-4 चीज़ें बता दी मैंने इसरो के बारे में। पहला तो यही है, इसरो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 को हुई। इसका अगर मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। अगर दोस्तों इसके अध्यक्ष की बात करें कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं, तो आपको लगाना है एस सोमनाथ। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। आई होप आप सभी को मेरी करंट अफेयर की क्लास से काफ़ी लाभ प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों आप ही को लाभ प्राप्त नहीं करना है, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनके पास अचानक वीडियो पहुँच रही है और फिर वो कहते हैं कि मैम नोटिफिकेशन नहीं आता है या हमें
लेट कक्षाएं मिल रही हैं आपकी, या उन्हें और कक्षाएं नहीं मिल रही हैं, तो दोस्तों उसका रीज़न यही है कि आपको क्या करना है, आपको पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो वो लाल सा बना होता है ना, उसको दबा देना है, तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। देन दोस्तों आपको क्या करना है, जो बेल आइकन होता है ना, ऑल वाला बेल आइकन दबा लेना है। उससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं अपनी वीडियो शूट करके डालती हूँ तो सबसे पहले आपकी फ़ोन की घंटी बज जाएगी, आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। आपको क्या करना है, आपको घर का सबसे शांत कोना पकड़ना है और अपना पेन पेपर लेकर बैठ जाना है। जो चीज़ें याद हो जाती है वो नोट नहीं करनी है, जो चीज़ें याद नहीं हो रही उन्हें नोट करना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है, मतलब उन्हें याद करना है। कैसे भी याद करें, मैं हमेशा बोलती हूँ भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, कोई रट के याद कर लेता है, कोई ट्रिक जो होती है ना, ट्रिक जैसे मैंने आपको पूर्वोत्तर के राज्य कराए थे कि भाई उन्हें आप याद कैसे करें, तो मैंने बताया था भाई ये ट्रिक है AAMMNT, तो आप छाड़ देंगे कि भाई सिक्किम इसमें शामिल नहीं है पूर्वोत्तर राज्य में, तो वो हमने ट्रिक से याद कर लिया था। तो जैसे आपको दोस्तों याद हो वैसे याद कर ले, क्योंकि अल्टीमेटली अपना गोल क्या है, एग्जाम को क्रैक करना। तो मैं ये नहीं कह रही हर कोई बच्चा भाई समझ के ही चीज़ों को करता है, और रटना भी कोई बुरी चीज़ थोड़ी ना है भाई, उनमें कैपेसिटी है, वो रट रहे हैं। अगर वो बच्चा रट के भी एग्जाम क्रैक करना है, मेन जो पर्पस है वो तो यही है, लेकिन मेनली यही कहते हैं कि भाई आप चीज़ों को समझ के करें, क्योंकि अगर आप चीज़ों को समझ के करेंगे ना तो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। रट के क्या होता है, हम थोड़े दिन बाद चीज़ों को भूलना शुरू हो जाता है हमारे माइंड से। और अगर आप ट्रिक से याद करते हैं तो वो भी कोई नहीं। अब ट्रिक हम हर चीज़ पे अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों के लिए मैं भी देखो आपकी मैम भी ट्रिक का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए, बाकी चीज़ों को तो हम समझ ही रहे हैं। और काफ़ी बच्चों का फीडबैक है कि मैम हमें आपकी वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं होती, आप ऐसे समझाती हैं कि हमें पहली बार में ही चीज़ों को समझ में आ जाता है। तो दोस्तों यही मेरा आगे भी प्रयास रहेगा, मैं पूरा अपना 100% कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को एकदम सरल भाषा में ऐसे समझाऊँ कि एक एवरेज बच्चा भी जो गाँव से बिलोंग कर रहा है या जिसने पढ़ाई अभी स्टार्ट की है, वो एक सरकारी नौकरी पाना चाहता है, उसके लिए पढ़ाई शुरू करी है, वो कोचिंग नहीं ले पा रहा, वो बच्चा भी अच्छे से चीज़ों को समझे और अपने जो भी उसका एक सरकारी नौकरी पाने का सपना है वो दोस्तों से पूरा करे। तो दोस्तों ये जो मेरी एजुकेशन की वीडियो है और जो ये मेरा सपना है कि हर बच्चा सरल भाषा में चीज़ों को समझे और सरकारी नौकरी पाए, जो भी उसका SDM DSP बनने का सपना है उसको साकार करे, दोस्तों ये तभी संभव होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, और अगर मैम का एफर्ट, मैम के पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, जल्द से जल्द मैं सारी PDF डालने की दोस्तों पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि बस आगे तो मैं क्या ही बोलूँ, अभी मैं PDF नहीं डाल पा रही हूँ दोस्तों, कुछ रीज़न से बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आप PDF की टेंशन ना ले, आपको सारी PDF मिल जाएगी जब तक आप वीडियो से रिवीजन करें। और अपना देखो ये भी अच्छा ही हो रहा है, इससे क्या होगा, आप साथ साथ अपने नोट्स तो तैयार करेंगे, बाकी मैं अपने नोट्स दे दूंगी, इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। GS के भी, अब GS सेकंड के भी सारे दे दूंगी और करंट अफेयर के भी, लेकिन फिर भी आपको अपने हाथों का प्रयोग करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ दोस्तों, जो आप स्टेट लेवल की PCS की, किसी भी PCS के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेंस तो खुद ही देना है ना, तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे लिखने की तो थोड़ा मैं हाथ वैसे भी खींच लेती हूँ कि मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने हाथों का फुल प्रयोग करें और अभी से लिखने का अभ्यास करें। दोस्तों अभी से आप लिखने का अभ्यास करेंगे तभी आप, अब जैसे जून में अपना UP PCS का एग्ज़ाम है, या आपको इससे भी स्टेट लेवल की PCS के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो लिखना तो आपको खुद ही, आप सभी को पता है स्टेट लेवल PCS में दोस्तों एक एक दिन में 2-2 पेपर होते हैं, अपने को 6-6 घंटे लिखना है। तो अगर आपको नोट्स मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगी, PDF सब करते हैं, लेकिन PDF से क्या होता है ना, आप कुछ तो प्रिंट में ही नहीं निकलवाएंगे, मैं बोलती हूँ ना प्रिंट में निकलवा लें, लेकिन आप नहीं निकलवाओगे, आप क्या करोगे, फ़ोन से ही पढ़ोगे, उससे आंखें खराब हो जाएंगी, और PDF से आप, मुझे पता है, पढ़ोगे भी नहीं ढंग से, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने जो भी हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स तैयार करें और आप अपने तरीके से करें। मैं जैसे नोट्स आपको दे रही हूँ GS सेकंड के, तो मैं आपको डायग्राम अपने जो मैं खुद तैयार करती हूँ, जिससे मैं रिसर्च करके दोस्तों इतने तरीके से 3-4 बुक से तैयार करती हूँ, अच्छे से डायग्राम यूज़ कर रही हूँ, तो आप उनका प्रयोग करें, आप उसमें कुछ अपना भी ऐड करें।
आप जैसे वो देख ले कि भाई मैडम ने ऐसे नोट्स तैयार करे, तो उन्हें देख के मैं ये नहीं चाह रही कि आप उन्हीं के जैसे करें। मैं सोचती हूँ उनमें आप कुछ और इनोवेशन करें, और तरीके से डायग्राम यूज़ करें और उसमें कुछ ऐड करें। तो दोस्तों ऐसे ही आपकी अच्छे से तैयारी होगी। और जो मेंस होता है ना, प्री होगा फिर मेंस होगा, तो मेंस में दोस्तों आप तभी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जब आप अभी से अभ्यास करेंगे। तो आप सभी को अच्छे से अपने नोट्स तैयार करते हुए चलना है। तो दोस्तों आपको मिलते हैं अपने जीएस सेकंड क्लास में। तब तक आप क्या करें, अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।